हेलो बच्चों। हेलो सर। क्लास हमने रखा है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम इस रिवीजन क्लास में हम उन्हीं टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट करेंगे जो कि आपके नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाले पार्ट को हम स्किप करके चलेंगे, ठीक है। जैसे ये इंट्रोडक्शन वगैरह, इसको आप स्किप करो, ठीक है। और देखो, तुम रिवीजन भी करना है ना, जो तुम्हारा मेजर टेस्ट है ना, अगर तुम रिवीजन भी करना तो ये सब पार्ट को तुम स्किप करके चलना, ठीक है। ये जो इंट्रो वाले पार्ट नहीं होते, इंट्रो वाले, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, तो इन सब पार्ट को स्किप करके चलो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस बहुत कम है। आप डायरेक्ट आओ मोल पे। मोल का हमने 5 फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल निकालने का फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बोलो, यही था कि नहीं? यस सर। हाँ, चलो ये फॉर्मूला। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या था? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये था एवोगैड्रो, ठीक है। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर वेट या ठीक है। और ये ध्यान रखना, हमेशा जो गिवन यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसको ऊपर रखते हैं और नीचे एक फिक्स रहता है। नीचे देखो, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये एवोगैड्रो नंबर फिक्स है ना? यस सर। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट भी फिक्स है। यस नीचे आपका एक फिक्स हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे ये देखो, मोल निकालेगा ये फॉर्मूला तुम पीवी बराबर एनआरटी। यस सर। यस सर। अरे याद है ना, पीवी बराबर एनआरटी, वेयर एन क्या था? नंबर ऑफ अरे पीवी बराबर एनआरटी में एन क्या था? बोलो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल था। अरे उस समय ये फॉर्मूला हमको बहुत अजीब सा लग रहा था ना, कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अब देखो ये आसान है कि नहीं? यस सर। यस ये आसान है ना? ये फॉर्मूला पीवी बराबर एनआरटी, वेयर तुम्हारा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है। मोल। क्या है? नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। उसके बाद में मोल का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ये देखो, ये कब था? जब एसटीपी रहे। एसटीपी मतलब समझ रहे हो? टेम्परेचर कितना, एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना होता है, और आरटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना होता है? बताओ जल्दी। और एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना हुआ, और आरटीपी का मतलब टेम्परेचर बताओ। अरे जल्दी बोलते जाओ यार, एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है? सर रूम टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर 0 होता है ना, सामने देख देख के भी तो बोल दो। देख के ही बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और आरटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। आरटीपी मतलब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर ना? यस सर। होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एसटीपी पे अगर मोल निकालने का कोई बोलेगा तो मोल कैसे निकालोगे? वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो। और आरटीपी पे मोल कैसे निकाल देते हैं? जो तुमको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा ना, जो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 24.4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। चलो, यहाँ पे ये क्वेश्चन था ये कि मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूल कैसे हम निकाल देते? जैसे नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है कि आप मोल निकालो इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल निकाल लो और उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस सर। कोई भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल पूछेगा ना, तो क्या करना है? मोल निकाल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10⁻23। चलो, ये एटम अगर पूछेगा तो कैसे निकालोगे? एटम पूछेगा तो कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ।
मोल इंटू Na इंटू एटम। मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या करो, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई। एटम। अगर मान लो अगर टोटल एटम पूछेगा तो देखो यहाँ पे अगर मान लो कार्बन एटम, कार्बन का एटम पूछता है तो कार्बन में कितना एटम है, 6 है ना। मोल निकालना, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का एटम पूछता है तो क्या करोगे, मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और 12 से मल्टीप्लाई करो। तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है कि मोल को Na से मल्टीप्लाई करो। एटम निकालने का तरीका क्या होता है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो, एटम, जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा ये कुछ क्वेश्चन था, हमने क्लास में किया था, इसको स्किप करते चलो। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर प्रोटॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, प्रोटॉन अगर पूछेगा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मोल निकाल देना, फिर क्या करना, Na से मल्टीप्लाई कर देना और फिर क्या करना, जो तुम्हारे प्रोटॉन होंगे उतने उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कार्बन का कितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर वही उसका प्रोटॉन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 4, यानी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 4 हाइड्रोजन का 4। कार्बन का 12। अरे एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन, तो टोटल कितना हो गया, 6 + 4, यानी कि टोटल 10 प्रोटॉन। 10 सर अगर प्रोटॉन। क्वेश्चन में पूछ ले कि CH4 में हाइड्रोजन के प्रोटॉन का नंबर बताना है तो तो अगर 4 सिर्फ से मल्टीप्लाई कर हाइड्रोजन दो, तो केवल 4 से मल्टीप्लाई करो, तब केवल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो यहाँ 4 करवा रहे हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से ये कर देना है मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर से। सिमिलरली देखो अगर न्यूट्रॉन पूछ देगा तो क्या करोगे, मोल निकालोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर से और न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल NH3 में न्यूट्रॉन कितना हुआ, तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है, 7 होता है और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा मास होता है ना उसमें से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दो। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा मास माइनस एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब देखो ना हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 - 1 करोगे 0 हो गया, ठीक है। तो उससे तुम न्यूट्रॉन काउंट कर लोगे और फिर हो गया। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए वही तरीका, मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही सब कुछ क्वेश्चन थे हमने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने किया था, उतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम पढ़े, जल्दी भागो। अब आता है हमारा आगे, ये देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सबको ये इग्नोर करो क्योंकि ये सब टॉपिक थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है। आपके नीट वगैरह में आते हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत रेयर होते हैं आने के, तो इसको हम इग्नोर करते चलते हैं, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, हमारे पास टाइम उतना नहीं है कि हम सारे टॉपिक को अभी करें, तो हम उसी टॉपिक को करेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो। और रिवीजन में हमेशा यही स्ट्रेटजी अपनाया जाता है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो उन टॉपिक को ज्यादा टारगेट करो जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस। तो ये सारे टर्म है, ठीक है, लेकिन अभी इग्नोर करके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेल-लुशैक लॉ। गेल-लुशैक लॉ क्या कहता है, इसको पढ़ लो। गेल-लुशैक लॉ कहता है कि देखो अगर रिएक्शन में क्या हो, गैस हो और गैस अगर कंबाइन करेगा तो जो उसका मोल का रेशियो होगा ना वही उसके वॉल्यूम का रेशियो होता है। कंडीशन क्या रहना चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर रहना चाहिए। मतलब जो गैस के मोल का रेशियो होगा वही उसके वॉल्यूम का रेशियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो ए के आगे कितना मोल है, ए के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि ए 1 मोल, बी के आगे 2 लिखा हुआ है यानी कि बी 2 मोल, 2 मोल, और सी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सी 1 मोल। 1 तो ये मोल। क्या हो गया, आपका मोल हो गया। आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम, देखो मोल आपको दे दिया है और वॉल्यूम का रेशियो पूछ देगा तो तुम क्या करोगे, जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का होगा। देखो मोल 1 है तो वॉल्यूम 1, मोल 2 है तो वॉल्यूम 2, मोल 1 है तो वॉल्यूम 1, ठीक है। यानी कि कितना वॉल्यूम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, एक मतलब 1 लीटर, ठीक है। तो गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, गे-लुसेक लॉ कहता है जो मोल का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है। जो आपका मोल का रेशियो होगा वो आपका वॉल्यूम का रेशियो होगा। रेशियो होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हो एग्जांपल, मोल देखो यहाँ पे 2 है तो मोल 2, 1 और फिर 2, तो वॉल्यूम कितना 2, 1, 2, जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। और यही था आपका गे-लुसेक लॉ कि गैस अगर कंबाइन गैसेस रिएक्शन होगा, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है भाई। यस सर। ये देखो यहाँ पे एक इंपेरिकल फॉर्मूला हमने देखा था। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसको सिंपल, यस सही बोल रहे हो। सिंपल जैसे रेशियो में C2H6 लिखा हुआ है, C2H6 का अगर कोई पूछे ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या होगा, सिंपल ले लो, यानी कि दो से डिवाइड कर दोगे तो 1 और 3 होगा, यानी कि CH3 क्या हो जाएगा, CH3 आपका हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। यस, ठीक है। ये था इंपेरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो हमने गैसेस स्टेट में भी पढ़ा था ना, क्या था, वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बताएगा, पढ़ा था हमने। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, ठीक है। यस चलो सर। ये हमने कर लिया था, ये आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था, सब बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन थे, हटाओ ये सब। फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, तो इसमें होता है एक्चुअल यील्ड को ऊपर लिखो, नीचे लिखो थ्योरेटिकल यील्ड को, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एक्चुअल यील्ड क्या हुआ, ये आपका एक्सपेरिमेंट से दिया आएगा। एक्सपेरिमेंट से जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके तुमने देखा, तो जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आएगा ना उसको तुम ऊपर रखना, और जो तुम फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगा उसको नीचे रखना, और मल्टीप्लाई क्या इससे कर दोगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 100 से। तुम्हारा क्या निकलेगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड में ऊपर देखना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करना, नीचे थ्योरेटिकल वैल्यू। इसको याद करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला को देखो। अगर तुमको बोलो स्कूल में, अगर टीचर बोले कि बताओ बच्चों एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो तुम क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंट। तुम थ्योरी से ऊपर हमेशा इसको रखते हो, एक्सपेरिमेंट। फॉर्मूला में ऊपर किसको रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऊपर रखना है। थ्योरी से ऊपर नीचे क्या रखना है, नीचे थ्योरेटिकल वैल्यू को। मतलब थ्योरी से ऊपर किसको रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। जैसे तुम बोले, तुम खुद बोले ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो तुमने प्रीफरेंस किसको दिया, एक्सपेरिमेंट को, यानी कि एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखोगे फॉर्मूला में, नीचे किसको रखोगे, नीचे रखोगे थ्योरेटिकल। और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ गया, आपका परसेंटेज यील्ड आ गया। क्या आ गया, परसेंटेज यील्ड आ गया, ठीक है भाई। अरे बोलो, कोई दिक्कत। यस सर। नो सर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर, नीचे थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कुछ हमने क्वेश्चन भी किया था, इसको आप देख लेना। स्लाइड तो सब आपको सेंड कर दिया गया है, एक बार पढ़ लेना। अब आता है यहाँ पे स्टियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि जो इसके आगे रहता है ना वही उसका मोल होता है। बी के आगे क्या था, बी के आगे 2 है तो कितना मोल, 2 मोल। बी कितना हुआ, 2 मोल। ए के आगे कुछ नहीं है तो ए कितना मोल हुआ, 1 मोल। बी के आगे कुछ नहीं है तो पी कितना मोल हुआ, 1 मोल। ठीक है, यहाँ भी बी के आगे 4 है तो बी कितना मोल, 4 मोल। तो जो आगे रहेगा वही उसका मोल बताएगा, वो उसका क्या बताता है। चलो आगे। इसमें एक कंसेप्ट था लिमिटिंग रीजन। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एक लिमिटिंग रीजन।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी 2023 के मतलब जो तुम्हारा नीट का पेपर हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन आया था लिमिटिंग रीजन पे। देखो लिमिटिंग रीजन क्या कहता है, ये बोलता है कि जो कम रहता है ना रिएक्टेंट वही रिएक्शन को लिमिट करेगा। कंट्रोल मतलब रिएक्शन कंट्रोल कौन करेगा, जो कम हो। जो कम होगा, और कम मतलब क्या, मोल, कम मोल हो, मतलब जिसका मोल कम रहेगा वही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा। हमेशा देखा केमिस्ट्री में जो है हम कभी भी ग्राम नहीं मोल में के टर्म में बात करते हैं। अगर कोई पूछे कौन ज्यादा हुआ, लिमिटिंग रीजेंट अगर जैसे मान लीजिए ए है और प्लस बी है और ये सी बन रहा है, ठीक है। ए क्या है, हाइड्रोजन, मान लो ए आपका हाइड्रोजन है और बी हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपका दे दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मोल, या 5 मोल की जगह पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आपका दे दिया है मान लो क्वेश्चन में 5 ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। और ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है आपका 15 ग्राम। तो कौन लिमिटिंग रीजेंट है, हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन लिमिटिंग है? नहीं भैया, ऑक्सीजन सुपर निकालना पड़ेगा। अरे ऑक्सीजन लिमिटिंग है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मोल चेक करोगे, हाइड्रोजन कितने मोल हुए, 5 ग्राम है तो मोल कितना हुआ, एक हाइड्रोजन का में कितना मास होता है, 1। ये 5 मोल हुआ ना, और लेकिन ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। यहाँ पे तो 15 ग्राम है, तो मोल तो बताओ, एक मोल से भी कम नहीं है। इसका अगर बी का मोल निकालोगे तो 15/16 होगा, और इसका मोल निकालोगे तो 5/1 होगा। कौन ज्यादा मोल है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कम कौन मोल है, कम मोल है ऑक्सीजन का। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजेंट आपका ऑक्सीजन होगा। तो ये ध्यान रखना क्या, कि लिमिटिंग रीजेंट में निकालने के लिए आपको क्या देखना है, आपको मोल देखने, देखना है, मास नहीं देखना है। यस, मास नहीं देखना है, मोल देखना है, ठीक है। और देखो जो लिमिट कम में रहेगा ना वही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, वही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे ना लिमिटिंग रीजेंट में, कि रसना बनाते थे, रसना क्या है, कम रहता था, चीनी ज्यादा रहता था, तो रसना क्या था, लिमिटिंग रीजेंट था ना। यस सर। पानी आपके पास ज्यादा रहता था, पानी आपके पास, मान लो अगर आपके पास पानी की तो कमी नहीं होती है, लेकिन रसना क्या है, रसना आप 1 रुपया खरीद के लाए, तो क्या 1 रुपए का रसना लाओ तो लाए तो तुम मतलब 5 लीटर तुम पानी ये जूस बना सकते हो क्या, नो सर। लेकिन पानी तो ज्यादा है, तो ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, जो कम रहेगा वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं। तो जो कम रहता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। अब देखो यहाँ पे जैसे ये देखो क्वेश्चन है, ये 1 मोल दिया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे ये एक कुछ नहीं है, तो 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 1 मोल ए रहेगा और 2 मोल बी रहेगा, तो सी कितना बनेगा, सी 1 मोल बन रहा है ना। यस सर। 2 मोल ए रहेगा, बी 2 मोल रहेगा, तो सी कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। यहाँ पे तुम ये समझता, ये बताना, ए है प्लस 2b है, सी प्लस डी, यहाँ पे 3 और 4। अब बताओ 1 मोल अगर ए रहे तो सी कितना मोल बनेगा, 3 मोल, और डी कितना मोल बनेगा, और ये 1 मोल केवल ए रहने से रिएक्शन में हो जाएगी, बी को भी कितना मोल रहना चाहिए, बी 2 मोल। 1 मोल अगर ए लोगे, 2 मोल बी लोगे, तो सी आपका 3 मोल बनेगा, डी आपका 4 मोल बनेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो है बी को 2 मोल ना लेके अब के ले लिए तुम बी को 4 मोल ले लिए, बी 2 मोल ना लेके 4 मोल ले लिए। अब बताओ सी कितना मोल बनेगा, 6 मोल। 6 मोल। ध्यान देकर समझो, क्या केवल बी लेने से रिएक्शन हो जाएगा क्या, ये तो तुमने बढ़ाया ही नहीं। यस सर। तो ए बढ़ाया नहीं तो क्या है, ये तो लिमिटिंग रीजेंट है। हाँ ज्योति तुम्हारा आंसर सही है, ये तो अभी भी लिमिटिंग है ना। तो ए 1 मोल है, तो जो कम रहता है वही रिएक्शन को डिसाइड करेगा। कम कौन है, ए कम है ना, एक कम है, तो रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, ए।
तो ए चूंकि 1 मोल है तो अभी भी ये भी 3 मोल ही बनेगा। ये 4 मोल की जगह पे ये तुम 100 मोल भी ले लोगे ना तभी भी ये कितना बनेगा, 3 मोल ही बनेगा। वैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये तुम्हारा सुनो, ये तुम्हारा क्या है, रसना है, और ये तुम्हारा क्या था, पानी। भाई पानी तुम्हारे पास बहुत हो जाएगा तो क्या तुम जूस बहुत ज्यादा बना लोगे क्या? तो डिसाइड करेगा ये रसना, डिसाइड करेगा ना कितना आपके पास रसना है। लेकिन हम रसना को हम बढ़ा दिए, रसना को हम बढ़ा दिए, कितना कर दिए, रसना को बढ़ा के 2 मोल कर दिए, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका 10 मोल है। अब बताओ कितना, ये सी कितना मोल बनेगा? 6 मोल। हाँ, अब ये 6 मोल बनेगा, अब ये 6 मोल बन जाएगा। और डी कितना मोल बनेगा? 8 मोल। 8 मोल्स। 8 यानी 2 गुने कर रहे हैं ना, 2 यानी देखो 1 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से में 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 8 में। और समझ में आया, लिमिटिंग रीजन समझ में आया? जो कम रहता है उसी को क्या, जो कम रहेगा उसी को बोलेंगे लिमिटिंग रीजन, और वही डिसाइड करेंगे। बी इधर 4 मोल होगा ना? क्या ये बी? यस सर। अरे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 10, 15, 20 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सर बी चेंज नहीं होगा, मतलब लाइक 2 से इनटू नहीं करेंगे बी को फिर? नहीं, बी तो ये आप देखो, रिएक्शन आप रिएक्टेंट लेके बैठोगे ना तब प्रोडक्ट बनता है ना, ये तो आपके हाथ में, आप कितना लेना चाहते हो। ओके सर। रिएक्टेंट तो आपके मतलब ये है ना कि हैंड में, ठीक है। चलो लिमिटिंग रीजन समझ में आया, जो कम होगा वही रिएक्शन डिसाइड करेगा। अरे बोलो भाई। यस सर। तो यही था लिमिटिंग रीजन के, मान के चलो कि लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन आपके आने के 99% चांसेस है, ठीक है। आते ही यार, हर टेस्ट एग्जाम वगैरह में इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाते हैं तो लिमिटिंग रीजन से उठाते हैं। चलो ये सब है एवरेज मास वगैरह, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना एक बार। ओह भाई साहब बहुत टाइम हो गया। चलो यहाँ पे ये एक पढ़ते हैं टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब चूंकि सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का क्या होता है, मोलारिटी होता है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब हम कैलकुलेट करना सीखे थे, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी मास अपॉन सॉल्यूट m इक्वल्स टू सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अरे भूल गए तुम, देखो ये मोल से, मोल अपॉन वॉल्यूम। हाँ मोल अपॉन वॉल्यूम, सही बता रहे हो कोमल। अरे देखो मोल से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर क्या लिखोगे, मोल, और देखो नाम मोल से स्टार्ट हो रहा है। और एक ये मैंने बताया था ना, ये आर लिखा हुआ है, आर आपको भी की तरह दिखता है ना, आर भी की तरह दिखता है, तो यानी कि मोल अपॉन वॉल्यूम। दूसरा था मोलालिटी। मोलालिटी क्या था, मोल अपॉन मास। हाँ मोल अपॉन मास, अब सही बताएं। देखो ये मोल है ना, ये देखो फिर से ये क्या आ रहा है, ये इसके नाम में मोल आ रहा है ना, यस तो ऊपर क्या लिखोगे, मोल लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, मास। मास लिख दोगे। तो यहाँ पे एल है ना, देखो आर रहता ना तब वॉल्यूम लिखते, आर रहता तब वॉल्यूम लिखते, यहाँ पे आर नहीं ना, एल है, तो क्या लिखोगे, मास लिखोगे, मास। ठीक है। इसके में क्या था, मोलालिटी, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मालिटी। अब बता, नॉर्मालिटी में ऊपर क्या मोल लिख दे, नो सर, नहीं लिखेंगे, ऊपर मोल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मोल, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मोल से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, नॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका होता था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या करोगे, देखो आर आ रहा है ना, वॉल्यूम। हाँ आर है तो वॉल्यूम, क्या करेंगे, वॉल्यूम। अब ये मोल किसका मोल, मोल हमेशा देखो ऊपर किसका, इसको हमने याद किया था कि जैसे चाय बनाते हैं तो ऊपर से क्या डालते हो, चाय पत्ती, चीनी ऊपर से डालते हो, सारे सॉल्यूट ऊपर से डालते हो ना। यस तो ये मोल किसका था, ये सॉल्यूट का मोल था, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर है।
देखो ये मोल किसका, ये भी सॉल्यूट का, ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का। ये सब के सब क्या थे, सॉल्यूट के थे ना। अरे ऊपर से Yes, sir. फॉर्मूला में ऊपर से रखे हो, ऊपर से है ना। और ये वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का, हाँ वॉल्यूम ये सॉल्यूशन का था। ये वॉल्यूम किसका था, Solution का. ये भी सॉल्यूशन। और ये मास किसका था, Solvent का. सॉल्वेंट का। यस, इसको हमने याद करने का तरीका बताया था कि देखो नीचे एक वी होना चाहिए, एक वी होना चाहिए। देखो यहाँ पे वॉल्यूम में ऑलरेडी एक वी आ चुका है, तो इसलिए सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के स्पेलिंग में वी नहीं आता है। यहाँ भी वॉल्यूम में वी आ चुका है, तो इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वी नहीं आया है, मास में वी आया है स्पेलिंग में। नो सर, No, sir. इसलिए एक वी लाने के लिए आप सॉल्वेंट लिखोगे, सॉल्वेंट के स्पेलिंग में एक वी आता है ना। यस Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा कुछ ट्रिक था जिससे हम मोलारिटी और नॉर्मालिटी निकाले थे। एक लास्ट था आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, अगर ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर मान लो ए और बी दो मिलाएंगे, ठीक है, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब नीचे टोटल मोल ले लेना, ऊपर मोल ऑफ ए ले लेना, ठीक है। Yes, sir. और यस वही सर, अगर बी का निकालते तो क्या होता, ऊपर बी हो जाता, एक जगह पे बी कर देते, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अरे बोलो सर एक ये बार ग्राम इक्विवेलेंट बता दीजिए। क्या, ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। अरे ग्राम इक्विवेलेंट इसके फॉर्मूला में, इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला है भाई, क्या था, देखो इसका नाम में इसका फॉर्मूला है ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। हाँ देखो ये किसने बोला, नैन्सी ने, देखो नैन्सी को याद है सब, ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी कि ऊपर ग्राम नीचे इक्विवेलेंट वेट। ग्राम मतलब जो क्वेश्चन में ग्राम दिया रहेगा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कौन बताएगा। सर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या था, वो तुम्हारा था वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर, जैसे क्या हो गया, HCl में कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, एक हाइड्रोजन निकल सकता है, या किसी ये जिसका जो वैलेंसी होता है वो उसका एन फैक्टर होता है। ये सब बहुत ब्रॉड टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा था, अभी तो उतना टाइम नहीं है कि पता चला एन फैक्टर बताने चले तो एक लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लेना, एक बार कहीं अगर इश्यू हो तो आप रिकॉर्डिंग जाके उस चैप्टर का वहां पे जाके आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अभी देखो इस चैप्टर में तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो सबसे पहला वो मोल के 5 फॉर्मूले मोल निकालने के। दूसरा हो जाएगा वो गेल-लुसियक लॉ कि जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो। तीसरा आपके चांसेस है कि लिमिटिंग रीजेंट से तो मान के चलो आ ही रहा है, लिमिटिंग रीजेंट वो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारा आ जाएगा ये मोलारिटी। देखो इस मोलारिटी और मोलालिटी इस चैप्टर के कंसेप्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मालिटी के, तो मोलारिटी और मोलालिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, चलो ठीक है। देखो ये 2 क्लास तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चलो अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, तो पता चला एक ही चैप्टर में रह गए। चैप्टर 1 में बस यही सब मतलब जो अभी बताया गया, ये लोग आपके हाईलाइटेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 कौन सा चैप्टर है भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर ना। Yes, sir. अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में बात किया था ना। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब Proton, neutron. ठीक है। तो इधर देखिएगा आते हैं ये डाल्टन वगैरह, ये सब कोई ये सब क्वेश्चन इसमें से भी सॉरी नहीं आएगी। अरे ये सब क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस कम है, ठीक है। ये एटम का मतलब क्या होता है, ए जो टर्म, ए मतलब जो नॉट इनविजिबल, मतलब जिसको तुम जो काट कट नहीं हो। Yes, sir. जिसको काट नहीं सकते हो, ठीक है। ये सब को हटाओ हटाओ, ये सब आप लोग देख लेना। चलो बढ़ते हैं। थॉमसन हम ये पढ़ा था, थॉमसन का ये कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना। थॉमसन के कैथोड एक्सपेरिमेंट से आप क्या पता करते थे,
आप क्या चेक करते थे भाई, क्या पता चला था हमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस इलेक्ट्रॉन डिस्कवर डिस्कवरी ऑफ किया इलेक्ट्रॉन किए थे हमने, याद है? यस सर यस सर। कुछ भूत का कहानी सुनाया था आपको। यस सर कि उस पे वो कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ चीज होती है जिससे कि वो ग्लो होता है, ZNS। हाँ हाँ सही बता रहे हो, तो वो हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपका नीट का पेपर में है, तो वो तो थोड़ी कहेगा, थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी है कि आपका एक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, इसलिए आगे बढ़ो, ये सब डिस्कवरी को हटाओ, इग्नोर करो। जैसा हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, थॉमसन मॉडल में क्या पढ़ा था? कि वो वाटरमेलन जो होता है वो हाँ। जो और जो और ब्लैक पुडिंग कलर की चीज तरह होती है वो भी। इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ क्या पढ़ा था कि जैसे देखो ये इसमें ये थॉमसन ने बोला था कि आपका जो है एटम जो कैसा मॉडल होता है, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था इन्होंने, या Yes, वाटर sir. प्लम पुडिंग मतलब क्या हो गया, ये आपका रहा प्लम जैसे उसके अंदर चेरीज होती हैं। हाँ ये जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, केक हो गया, केक में जो तुम्हारी इसकी चेरी है, वो चेरी क्या हो गई, वो आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन, और पूरा केक क्या हो गया, पूरा केक आपका प्रोटॉन, पूरा केक प्रोटॉन है, और जो काजू किशमिश चेरी है वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या वाटरमेलन का जो हो गया, जो बीज है वाटरमेलन का, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, बाकी पार्ट क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था। फिर रदरफोर्ड का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। रदरफोर्ड क्या किए थे, एक गोल्ड फाइल लिए थे, एक गोल्ड फाइल लिए थे, यहाँ पे ये गोल्ड फाइल हो गया, और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल पार्टिकल का सोर्स लिए थे, ठीक है। मतलब यहाँ से अल्फा रे निकला था, ठीक है। अल्फा रे क्या था, अल्फा रे होता है प्रोटॉन, केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन गया तो क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, लेकिन देखो ये यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बस एक ही ऐसा लाइन है जो कि बैक हो रहा है, बाकी सारे लाइन पास कर जा रहे थे, सारे लाइन बाकी पास कर जा रहे थे। इसका मतलब देखो एक ही लाइन पास किया, चूंकि अल्फा जो होता है इसका चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, प्लस चार्ज। प्लस कब पास होगा, मतलब बैक वापस कब आएगा, प्लस वापस तभी आएगा ना जब प्लस, तो एक ही लाइन तुम्हारा जो है वो वापस आया था। तो इसका मतलब क्या है, सारे प्लस चार्ज एक ही पास इकट्ठे हैं, सारे प्लस चार्ज एक ही पास इकट्ठे हैं, और वो कहाँ पे इकट्ठे होंगे, वो सारे प्लस न्यूक्लियस में। गोल्ड फॉइल। सर जो बैकग्राउंड में इन्होंने वो ली थी लेयर, वो किस चीज की ली थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जैसे तुम जिंक सल्फाइड ले लो, ZNS ले लो, ठीक है। ओके सर। देखो क्या हो गया, ये देखो अगर मान लो जैसे ये तुम्हारा किसका था, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन के मॉडल में क्या होगा, अगर थॉमसन का मॉडल रहता तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ थे, तो पॉजिटिव तुम भेज रहे हो तो पॉजिटिव चारों तरफ से बैक आता ना, लेकिन रियलिटी में क्या देखा, इन्होंने देखा कि पॉजिटिव केवल एक ही जगह से बैक आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉजिटिव एक जगह फिक्स है, और वो जो पॉजिटिव एक जगह फिक्स है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला था कि सारे पॉजिटिव क्या है, न्यूक्लियस में है। तो इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने बोला था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब इनका मॉडल कैसा था, जैसे एक पुराने जमाने में गुरुकुल में कैसे होता था, एक टीचर बीच में बैठे हुए, और बच्चा एक मैट लेके आया, मैट बिछाया हुआ है, और उस मैट पे कहीं भी बच्चा आके बैठ गया, और जहां बैठेगा वहां से वो गोल गोल घूमेगा। इन्होंने क्या बोला था कि देखिए टीचर यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में है, और बच्चा जैसे मैट कैसे हो गया, एक मैट पे आके बच्चा बैठ गया, वो कहीं भी बैठ सकता है ना भाई, अरे गुरुकुल में ऐसा थोड़ी है कि कहीं मतलब मैट में यहाँ बैठना यहाँ नहीं बैठना, मैट पे कहीं भी आके बैठ गया, और जहां बैठेगा वहां से वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। यही आपका रदरफोर्ड। लेकिन एक मैक्सवेल साहब साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैक्सवेल साहब ने बोला था कि देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अब ये एनर्जी का लॉस होगा, तो बताओ तुमको अगर बोल दिया कि एक फील्ड के चारों तरफ घूमो और तुम्हें खाना न दिया जाए, तो घूमते घूमते तुम गिर जाओगे कि नहीं, चक्कर खाके गिर जाओगे ना। तो वही यहाँ पे देखो इनका थ्योरी इसलिए फेल हो गया क्योंकि देखो ये इन्होंने क्या बोला
इन्होंने बोला कि आपका ये सेंटर है जिसपे प्लस चार्ज है और कहीं भी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा, एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, अंदर आके गिर गया। यस में गिर गया। अब अंदर जैसे ही गिरेगा तो क्या हो गया, प्लस माइनस मिले तो न्यूट्रल, और ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया तो अब तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अरे बोलो। तो ये हो सर एक गया। बार ये वाला दोबारा रिपीट कर देना जो भी आपने बताया। सुनो सुनो क्या होता है, मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल साहब बोले थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा ना, चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो एक ईएम वेव जनरेट करता है, ईएम वेव निकालता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है ना, अब ये चार्ज पार्टिकल है तो घूम रहा है तो एक रेडिएशन निकल रहा होगा। अब रेडिएशन निकल रहा है यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब ये एनर्जी का लॉस हो रहा है क्योंकि अंदर सेंटर में प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इसको खींच रहा होगा ना अपनी तरफ, तो ये खींच रहा है और ये इसके कारण ये घूमते 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 आके सेंटर पे गिर जाएगा। जैसे ही सेंटर पे गिरा तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल, प्लस माइनस मिलेगा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो बताओ एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे फेल कर गया था। इसके अंदर आए थे बोर मॉडल। बोर मॉडल में आपने क्या देखा था, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, बोर साहब आए, उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। कहाँ घूमेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब इन्होंने बोला कि देखो क्लास में जो बच्चे अब कहीं भी नहीं बैठेंगे, टीचर एक जगह टीचर है, बट ये मान लो यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, क्लास में देखो हर जगह बेंच लगा हुआ है ना, यस सर। तो बेंच लगा हुआ है यानी कि बच्चा उस बेंच में ही बैठेगा, इसके बीच में नहीं बैठेगा। रदरफोर्ड में बच्चा कहीं भी बैठ जा रहा था, लेकिन बोर्ड मॉडल में क्या होगा, बच्चा कहीं नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, अपने बेंच पे बैठेगा, और जो जिस बेंच पे बैठेगा उस पे वो घूमेगा, उसी बेंच पे ऐसे घूमेगा। ठीक है, अरे वो बेंच क्या हुआ, वही तुम्हारा क्या हो गया भाई, वही तो सेल है ना, KLMN, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, देखो ना ये गोला तुम्हारा नहीं बनता ऐसे, ये गोला, तो ये इसका क्या हो गया, ये पहला हो गया ना। तो क्या बोला इन्होंने, बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब जो है कहीं नहीं बैठेगा, कहीं नहीं होगा, वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, एक ऑर्बिट में होंगे, और जिस ऑर्बिट में होंगे वो क्या होगा, उस ऑर्बिट का खासियत ये रहेगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन वेव, ईएम वेव नहीं निकलेगा, ईएम वेव जनरेट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ना घूम रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अपना घूमते रह रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन अब घूम रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास रेडियस होगा, मास होगा, अरे घूम रहा है तो बताओ एक फिक्स प्लेस पे घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फिक्स प्लेस पे घूम रहा है, तो चूंकि ये फिक्स प्लेस होगा तो इसका रेडियस नहीं होगा, तो इसका रेडियस होगा, इसका मास होगा, वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो सब हमने कैलकुलेट किया था, सबके सब निकाले थे। ठीक है, चलो सारे फॉर्मूला को जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं एक साथ, जो आपके काम का फॉर्मूला है। और ये सब बहुत पढ़ाई हो गया है इधर। ये रिमेम्बर करके लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना। देखो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है n²/z इंटू 0.53। रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ, n²/z/2.53, और ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला z/n इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी का, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला आप एक बार देख लो, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, ओके सर। अरे इसमें से ये सारे फॉर्मूला ध्यान रखना, n²/z 0.53 रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ये पोटेंशियल का, और ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत ज्यादा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं, ये हमने स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो एक बार देख लेना। देख रहे हैं कि टाइम भी अब तुम्हारा कंप्लीट ही होने वाला है, वो दूसरे ही चैप्टर पे है। चलो ये सबको हटाओ 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 हटाओ। हाँ ये तो इसको ध्यान रखना, देखो इसको ध्यान रखना। देखो ये सीरीज याद है, लाइमन बालमन पास्टन ब्रैकेट पीफन। यस सर। तो जो देखो तुम्हारा जो क्या था, फर्स्ट सीरीज कौन सा था? फर्स्ट सीरीज यही था ना, लाइमन सीरीज था ना फर्स्ट सीरीज। यस सर। फिर दूसरा कौन है? बालमन सीरीज है, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट पीफन, यही सीरीज है ना? ठीक है। पहला सीरीज देखो, ये तुम याद कर सकते हो, देखो एल, लाइमन के लिए एल पहला सीरीज, फिर बालमन के लिए बीपी, देखो बालमन बी, पास्टन पी, फिर तुम्हारा ब्रैकेट बी, और फिर पीफन पी। तो कितना ज्यादा राइमिंग बन गया, बीपी बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो पहला सीरीज को कौन सा सीरीज है? पहला सीरीज अगर पूछा जाए तो कौन सा सीरीज हुआ? लाइमन। उसके बाद कौन हो गया? ब्लड प्रेशर, यानी कि कौन सा? बालमन सीरीज, पास्चर, ब्रैकेट, पीफन। ठीक है, याद रहेगा। पहला सीरीज ये ध्यान रखना, लाइमन पहला सीरीज होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है? बालमन होता है, फिर पास्चर होता है, फिर ब्रैकेट, फिर पीफन। ठीक है। यस सर। अरे बोलो। तो इसमें ये भी याद रखना कौन सी वेवलेंथ होगी, लाइक यूवी रेस के अंदर ये आएगी या विजिबल होगी। ये याद रखना होगा, ये यू भी, ये विजिबल, और देखो ना ये दोनों तो IR में ही है, और ये हो गया फार इंफ्रारेड। क्या हो गया? फार इंफ्रारेड। हाँ ये याद रखना होगा। ठीक है। और ये बताओ, ये लाइमन सीरीज है तो इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा कि कम? लाइमन सीरीज का अगर कोई पूछे एनर्जी ज्यादा या कम? एनर्जी ज्यादा है। देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यस सही बता रहे हो ज्योति आप। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hc/λ। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम कम होगा, होगी, और लैम्डा कम होगा तो एनर्जी। ज्यादा होगी। अब देखो ये क्या है, यूवी लिखा हुआ है ना, यूवी का क्या होता है? यूवी लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है, यूवी लाइट का एनर्जी ज्यादा। अरे तभी तो देखो एनर्जी ज्यादा होता है, तभी तो हम देखो एक्सरे वगैरह हम करते हैं। एक्सरे क्या है? एनर्जी विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी होता है एक्सरे का, नहीं होगा? यस सर। यस सर। देखो एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इन लोग का क्या होगा? वेवलेंथ कम होगा। क्या होगा? वेवलेंथ कम होगा। ठीक है। तो खैर ये सीरीज याद रखना, क्या? एल बीपी बीपी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हम हटाओ हटाओ, ये सब देख लेना अपना। लाइमन सीरीज में क्या होता है? तुम्हारा लाइन ग्राउंड स्टेट तक आता था ना, देखो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट तक आता था। लाइमन में जो आपका लाइन होगा ना, वो कहाँ पे आएगा? n=1 पे आएगा, n=1 पे आएगा लाइमन में। बालमन में n=2 पे रह जाएगा। इस हमने पढ़ा था, इस सबको हटाओ हटाओ हटाओ। बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, बहुत। तो केमिकल बॉन्डिंग तो और बड़ा है। सबसे बड़ा तो केमिकल बॉन्डिंग है। नहीं, चलो यहाँ पे देखो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? लाइट जाता है, एक प्लेट पे टकराता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। लाइट जाता है, प्लेट पे टकराता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं? चलेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता था? आप लाइट को फॉल कराओगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब जल जाएगा। यही होगा ना? यस सर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसका कुछ एनर्जी होगा, ये एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी का? वो उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा। देखो सर ऑर्बिटल की रेडियस भी याद करनी है। किसका रेडियस? वो जो पहले बताए थे। यस सर, हाँ भाई ऑर्बिटल की रेडियस याद रेडियस। रखिए, यस यस, वो सारे फॉर्मूले याद रखिए। देखिए ये क्या है? ये लाइट है, ये लाइट को इसमें फॉल कराए, इलेक्ट्रॉन निकला,
इलेक्ट्रॉन निकला ना भाई एनर्जी के साथ। अब ये एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे आ गया, अरे बोलो, और फिर यहाँ से आएगा तो बल्ब जल जाएगा। देखिए बल्ब जल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा कि नहीं? अरे एनर्जी होगा ना, बोलो। यस सर। तो एनर्जी को Yes, देखो, sir. तो वो जो एनर्जी होगा वो एनर्जी चूंकि मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होगा एनर्जी माइनस, आज न्यूमेरिकल है, कल की क्लास में केवल न्यूमेरिकल करेंगे, कल की क्लास में पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी माइनस पाई। पाई मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन, ठीक है। अरे देखो ना, ये एनर्जी तुमने दिया होगा, ये आपका क्या है? ये एनर्जी आपने दिया है। ये एनर्जी फाई क्या हो गया? ये हो गया आपका जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। भाई ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा जाएगा ना, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी पहले क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कम करेगा, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वो जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उसी को हमने 5 बोल दिया, 5 बोल दिया। चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc बाई लैम्डा होता है, तो इसको जगह पे हम hc बाई लैम्डा लिख दिए, और जो एनर्जी वो कंज्यूम कर ले रहा है उसकी जगह पे hc बाई लैम्डा नॉट लिख दिए। क्या लिखिए? hc बाई लैम्डा नॉट। और यही लैम्डा नॉट क्या होगा? इसको बोलोगे, इस लैम्डा को बोलोगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। Wavelength. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। और कभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का तुम जगह पे तुम लिख सकते हो ना, हाफ mv स्क्वायर, Half mv square. हाफ mv स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या करोगे? अरे देखो ना, यहाँ पे v स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर, तो बस क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर कोई आपसे वेलोसिटी पूछ दे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे m आ जाएगा, और फिर ये लोग तो ऐसे ही थे, hc कॉमन हो जाएगा ना, hc ऊपर कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, यही होगा ना, Yes, sir. यही होगा। और चूंकि ये स्क्वायर था तो ये इसके रूट में चला जाएगा, नहीं होगा? यस सर। Yes, ये देखो, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको देखो क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक यूनिट में, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा एनर्जी माइनस, क्या कर दो, जो एनर्जी वो कंज्यूम कर लिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला था hc बाई लैम्डा, जो एनर्जी वो कंज्यूम कर लिया वो गया hc बाई लैम्डा नॉट। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तुम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो निकल जाएगा वेलोसिटी, निकल जाएगा ना। यस सर। फिर हमने पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा था? इन्होंने सजेस्ट किया था दैट लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि सारे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो सब वेव नेचर शो करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तक हम ये तुम्हारा बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल मान रहे थे, ना, तभी तो हम बोल रहे थे कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन को हमने फिक्स कर दिया था ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे थे हम? पार्टिकल मान रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूम रहा होगा, एक शो करेगा। अब ये देखो, हाँ वहां पे पार्टिकल मान लेते हैं, लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेव नेचर शो करेगा। चूंकि वेव है तो क्या होगा? उसका वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। क्या होगा? h/mv। वेयर h क्या हो जाएगा? h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये मास है, v वेलोसिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लो वही सब चीज है, हटाओ ये सब कुछ, हटाओ। हाइजेनबर्ग एसिडिटी प्रिंसिपल क्या था? बताओ क्या था हाइजेनबर्ग एसिडिटी प्रिंसिपल में? क्या था? अरे बोलो जल्दी। कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ पता नहीं कर सकते ना। हाँ सही बोल रहे हो कोमल। हाइजेनबर्ग एसिडिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है क्या? मेजर करना, क्या मेजर करना?
पोजीशन और वेलोसिटी। पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। हम एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अरे ठीक है भाई। अब यस बता सर। ये क्या हो गया, ये हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड मॉडल में पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर दिए थे। देखो वहां पे रेडियस भी निकाल रहे थे और क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी भी निकाल रहे थे। तो बोर्ड मॉडल फिर फेल नहीं कर गया, ये बोर्ड Yes, मॉडल sir. फेल कर गया। ये हाइजेनबर्ग एसेंटिटी प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। इसका क्या था, पोजीशन, इसका इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, क्या इक्वेशन था, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है h बाई 4 पाई के, h बाई 4 पाई से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये हमने देखा था, ये सारे हमने देखा था भाई, ये यही हाइजेनबर्ग का इक्वेशन था, हाइजेनबर्ग का इक्वेशन था, ये भी हाइजेनबर्ग का इक्वेशन है। सर इसमें पी मोमेंटम है। हाँ पी मोमेंटम है, पी मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है ना। यस सर। वही लिखा है मोमेंटम का जगह पे एम डेल्टा बी। ड्रॉबैक अपना पढ़ लेना एक बार, क्या क्या था ड्रॉबैक बोर मॉडल का। ये हमने पढ़ा था कि भाई देखो ये सिंबल होता है, ये नीचे जो रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसे मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था, क्या होता है आइसोटोप वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था। चलो ये देखो नीट 2023 का ही क्वेश्चन था जो इस साल पूछा गया था, सॉल्व किया था। ये देखो ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन था, जो कि लिमिटिंग रीजन पे शायद बेस्ड क्वेश्चन था। फिर हमने पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर पढ़ा था ना। अरे कुछ कुछ याद आ रहा है, सर यस सर। से मैं उतना बता नहीं सकते। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने क्या देखा था, ये तीन वेरिएबल देते हैं, तीन वेरिएबल देते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर और दूसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम सेल बोलेंगे, एजीमुथल को सब सेल और इसको होगा ऑर्बिटल। सेल मतलब क्या हो गया, के एल एम एन, के एल एम एन यही होगा ना। सबसेल मतलब क्या हो गया, एसपीडीएफ। और ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल मतलब जैसे वो वही ये आपका डब्बा बताता था, डब्बा। एस में 1 होते हैं, पी में 6। हाँ पी में 3 होता है, या पी के 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। और जैसे ये देखो ये क्या होगा ना, चलो आते हैं वहां तक आते हैं। ये देखो ये सब क्या, ये सारे मिलके क्या होते हैं, ये सारे मिलके इलेक्ट्रॉन का पता बताएगा, एड्रेस बताएगा। कैसे एड्रेस बताएगा, तो हमने एग्जांपल लिया था ना, याद है ना, दिल्ली सेक्टर 21 अभिषेक अपार्टमेंट मॉर्निंग, यस सर। ठीक है। ये देखो ये सेल क्या हो जाएगा, एन आपका सेल बताता है, यानी कि दिल्ली, इलेक्ट्रॉन क्या है दिल्ली में है। एल क्या बताएगा, सबसेल बताएगा, सबसे मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का है सेक्टर 21 में है। एम क्या होगा, ये ऑर्बिटल बताएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का है अभिषेक अपार्टमेंट में। और इलेक्ट्रॉन ये स्पिन क्या बताएगा, ये बताएगा ओरिएंटेशन प्लस या माइनस। तो यानी कि उस आदमी से कब मिलोगे, तुम मॉर्निंग में मिलोगे। ये सब हमने देखा था। फिर एक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हवाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया जो कि एन हो गया। एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे ना, के एल एम एन, ठीक है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपका एल होता है, स्मॉल एल। और ये क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था ना कि एन का जो वैल्यू होगा ना उतना ही एल भी होगा। संख्या जैसे देखिए, इधर देखिए, एन अगर देख रहे हो, एन का वैल्यू 1 है तो एल 0 से, मतलब हमेशा 0 से स्टार्ट करना, और जितना ये 1 जितना एन रहेगा ना उतना ही पे जाकर रोक देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे कि एन का वैल्यू अगर 3 है तो एल का वैल्यू बताओ, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। लेकिन ये चूंकि 3 है ना, तो एल का वैल्यू कितना, 3 तरह के एल होंगे, 3 है तो एल 3 तरह के होंगे, यानी कि 0 1 2 इतना ही तक एल जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एन का वैल्यू 5 है तो एल का क्या क्या हो सकता है ये वैल्यू, तो 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन 5 है तो एल का 5 ही संख्या रहना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 यही होगा ना। तो ये एल बता था। और ये हमने पढ़ा था 0 के लिए क्या होता है एस, 1 के लिए पी डी एफ, यही होता है ना। यस सर। तो ये सब हमने पढ़ लिया था।
एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने देखा था, ये पढ़ लेना तुम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपका बताएगा -1 से +1 तक। मतलब -1, देखो ये क्या बोलता है, अगर एल का वैल्यू नेगेटिव एल टू पॉजिटिव एल। हाँ निगेटिव से पॉजिटिव, एल का वैल्यू अगर मान लो 2 है, एल का वैल्यू 2 है, तो इसका एम क्या होगा, एम जो हो जाएगा -2 से -2 से +2 तक होगा। +2 तक। -2 से +2 के बीच में जो कुछ भी होगा, देखो -2 से +2 के बीच में क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2, यही होगा। और आपको ही पता है यार, 2 के लिए 2 का डब्बा का नाम क्या होता है, डी होता है ना। एक का नाम क्या होता है, पी होता है। 3 का नाम क्या होता है, एसपीडीएफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो। एम का एक इक्वेशन हमने देखा था, m = 12 + 1 था। ठीक है, यही सब था, m = 2 + 12 + 1। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इस साल पूछा हुआ था नीट में। फिर क्वांटम नंबर पढ़े थे, इसमें पढ़ लेना तुम, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अरे वही सब तो बात कर रहे हैं जो अभी हमने बात किया था ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, वही के एल एम एन। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, वही एल, यानी कि एसपीडीएफ। और ये फिर तुम्हारा क्या आ गया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये वही होता है, एल अगर 5 है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 से +5, यही होता है। हाँ, चलो ये सब था। स्पिन क्वांटम नंबर क्या करते, स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन +½ और -½ में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रहेगा, दूसरा नीचे की तरफ, और एक डब्बा में ऐसे ही फिल करते थे ना। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था, ये सब हो गया था, हटाओ इसको। तो यही क्वेश्चन था तुम्हारा जो 2023 के नीट में आया था, हिस्सा लगा था। ठीक है, अरे कौन सा क्वेश्चन है, देखो ना यहाँ पे क्या था, अभी हमने पढ़ा ना, n = क्या पढ़ा हमने, 12 + 1 पढ़ा था। तो अगर कोई एल का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, n-1/2 नहीं होगा। तो देखो ना यहीं पे तो लिखा हुआ है n-1/2, कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं था। ये इस साल नीट में पूछा हुआ था। चलो यही है, बस ये सब पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। तो हटाओ हटाओ हटाओ, हाँ ये सब पढ़ लेना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और क्या था, होन्स रूल, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। फिर ऑब्बो प्रिंसिपल, इसको आप देख लेना। ठीक है, ओके। n+l रूल से हम इसी लिखते थे, याद है ना। यस सर। जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाद में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाद में लिखोगे। ठीक है, तो ये हमने पता। और देखो n+l अगर मान लो सेम हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था n का, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, और वो हमेशा बाद में लिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि 1s और 2s में एनर्जी किसका ज्यादा है, तो देखो ना, इसका n 2s। क्या हो गया, इसका n दो, इनका इसका n क्या हो गया, 1 हो गया, इसका n 1 हुआ और इसका n 2 हुआ। लेकिन l तो इसका भी 0 और इसका भी 0, तो n+l किसका ज्यादा है, 2s का n+l ज्यादा है, यानी कि एनर्जी किसका ज्यादा, 2s का एनर्जी ज्यादा। 2s का। तो ये क्या होगा, इसी में हमेशा ये बाद में आएगा, 1s से बाद में 2s आएगा। ठीक है, तो ये सब हमने किया था। फिर इसी निकालने का एक ट्रिक हमने देखा था, देख लीजिएगा, क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चलो यही था, यही सब तो बातें थी, बस इस चैप्टर में यही आपकी काम की यही सारे टॉपिक थे। ठीक है, एक अगला जो चैप्टर था पीरियोडिक टेबल में, उसमें बस एक जनरल ट्रेंड, अब उतना टाइम नहीं है, टाइम कंप्लीट हो गया। आप ट्रेंड बता दो, क्लास को ओवर करो। ये बताओ, लेफ्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो क्या होगा, जेड स्टार क्या होगा, इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा। आयनेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। और तुम्हारा साइज भी बढ़ेगा। साइज कम होगा।
कम होगा। साइज कम होगा, बस साइज ही था जो कोई कम हो रहा था, नीचे की तरफ बढ़ता है, बाकी सब ये बढ़ रहे थे। और ऊपर से नीचे जाओगे तो जेड स्टार कम होगा। सेम रहता है, हाँ सॉरी। सेम रहता है, जेड स्टार सेम रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये तो कम होगा। ये कम होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। कम। कम होगा। और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? उसके बाद में साइज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो कम भी होगा, ये भी कम होगा, लेकिन साइज बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड आप ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रेंड ध्यान रखना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में? जेड जेड इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। जेड इफेक्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? जेड माइनस सिग्मा था ना? जेड माइनस सिग्मा नहीं था फॉर्मूला? हाँ रानी बोलो, आपने हैंड टच किया है। नो सर, गलती से। गलती से हो गया। ये देखो, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट पेपर का स्लाइड है, देख लेना। सर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 118th एलिमेंट कौन सा है। इस तरह के बहुत कम चांसेस है, से नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह क्वेश्चन आने। जेड इफेक्ट का हमने फॉर्मूला देखा था, जेड माइनस सिग्मा होता है, ठीक है। फिर सिग्मा का हमने वैल्यू देखा था, याद है? सिग्मा का हमने वैल्यू देखा था, ठीक है। वही सब है भाई, पढ़ लेना। इसमें अरेंजमेंट भी चेंज करनी थी ना सर? क्या? इसमें ईसी की अरेंजमेंट चेंज करके फिर सिग्मा निकालते हैं ना? हाँ, वो स्लेटर के हिसाब से इसी लिखते हैं, सही है, आपको अच्छा सही बोल रहे हो, यानी कि आपको याद है, स्लेटर के हिसाब से लिखते हैं इसी, ठीक है। चलो यही सब था, तुम पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अब कल की क्लास में ही क्वेश्चन करेंगे। सर उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा। उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक कल बता देंगे। ओके सर। यस सर, वो तो बहुत बड़ा है, पूरा भी नहीं हो पाएगा। यस सर। कल की क्लास में कर